नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सबसे पहले देहरादून से जानकारी आपको देते चले। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। थोड़ी ही देर में रामनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। रामनगर में 11 बजे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विश्व वानिकी दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उसके बाद दोपहर 12:35 पर रामनगर के गर्जिया मंदिर में दर्शन पूजन किए जाएंगे। दोपहर 1:20 पर रामनगर से विकासनगर के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2:20 पर विकासनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। विकासनगर में कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया जाएगा और उसी के साथ शाम 7 बजे देहरादून में होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री के इस बिजी स्केड्यूल को लेकर पूरी जानकारी आपको दे रखे हैं, क्या क्या कार्यक्रम होंगे और समय भी तय किया गया है, उसको लेकर लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं। तो आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शिरकत करेंगे। सबसे पहले बताते चले रामनगर का दौरा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। रामनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उसके बाद रामनगर के गर्जिया में पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा अर्चना करने के बाद तमाम दूसरे कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शिरकत करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम, उसको लेकर लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं। आज कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के रहेंगे। कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शिरकत करेंगे। सबसे पहले रामनगर का दौरा, जिसको लेकर लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं। थोड़ी ही देर में रामनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। रामनगर में पहुंचने के बाद पूजा अर्चना के लिए निकलेंगे और रामनगर के गर्जिया में पूजा अर्चना की जाएगी। 11 बजे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शामिल होंगे रामनगर में, ये खास कार्यक्रम। उसके बाद दोपहर 12:35 पर रामनगर के गर्जिया मंदिर में पूजा दर्शन किए जाएंगे। ये भी लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं। हालांकि उसको लेकर भी तैयारियां पूरी। उसके बाद 2:20 पर विकासनगर पहुंचेंगे और विकासनगर में कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया जाएगा। माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अपने केंद्रीय। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता चंद्रमोहन सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। चंद्रमोहन, मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम आज हैं, उसको लेकर जरा पूरा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। कितनी देर में रामनगर पहुंचेंगे और उसके बाद क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अर्चना, अब से कुछ ही देर बाद सीएम तीरथ सिंह रावत रामनगर पहुंचने वाले हैं और वानिकी दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम तीरथ सिंह रावत भी प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत करीब 12:30 बजे जो गर्जिया मंदिर है वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे। तो ये रामनगर के 2 कार्यक्रम हैं सीएम तीरथ सिंह रावत के। इसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद करीब 1:30 बजे वो रामनगर से विकासनगर के लिए रवाना होंगे और करीब 2:30 बजे वो विकासनगर पहुंचेंगे। विकासनगर में सबसे पहले जो महावीर सिंह चौहान मेमोरियल ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट है उसका शुभारंभ करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। इसके अलावा एक कार्यक्रम और उनका वहां पे रहेगा और फिर वो विकासनगर से देहरादून आएंगे और देहरादून में शाम 7 बजे एक निजी फार्म हाउस में भारतीय वैश्य महासंघ द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वहां पर भी शाम 7 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे। तो आज के ये कार्यक्रम है। आज कोई शासकीय कार्य नहीं करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत, कोई बैठक नहीं करेंगे। केवल जो समारोह है, कार्यक्रम है, उनमें शिरकत जरूर करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। पहले रामनगर जाएंगे, कुछ ही देर में रामनगर पहुंचने वाले हैं। वहां पे 2 कार्यक्रम उनके लगे हैं। रामनगर से 1:30 बजे वो विकासनगर के लिए रवाना होंगे, वहां पे भी उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं और फिर वो वापस देहरादून आएंगे शाम 7 बजे। यहाँ पे भी उनका एक कार्यक्रम है, एक निजी फार्म हाउस में जो भारतीय वैश्य महासंघ है उसके द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो वहाँ पे सीएम पहुंचेंगे। तो आज के यही कार्यक्रम सीएम तीरथ सिंह रावत के रहेंगे। अर्चना, ठीक है। चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। स्लट उपचुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव को लेकर इस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले। स्लट उपचुनाव को लेकर ये जानकारी मिल रही है। स्लट उपचुनाव में महेश जीना होंगे बीजेपी प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रखे हैं। हिंदी खबर पर सबसे पहला अपडेट जानकारी ये मिल रही है कि स्लट उपचुनाव होने हैं जिसमें बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना हो सकते हैं। महेश जीना का नाम करीब करीब तय माना जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी ने हाईकमान को 6 नामों की सूची भेजी थी जिसमें दिवंगत बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं और महेश जीना का नाम सूची में सबसे ऊपर रहा। और अब कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये भी माना जा रहा है कि महेश जीना का नाम
प्रत्याशी के रूप में करीब करीब तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, ना ही कोई आधिकारिक जानकारी मिल पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें महेश जीना का नाम सामने आ रहा है। उपचुनाव को लेकर ये बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से हम कर रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। इसलिए उपचुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अंकित काला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं, उनसे अपडेट लेंगे। अंकित, महेश जीना का नाम उपचुनाव प्रत्याशी के रूप में माना जा रहा है, कितनी सच्चाई, क्या माना जा रहा है, वाकई में तय होगा ये नाम? बिल्कुल अर्चना, जो हमारे पास मिल रही है उसके मुताबिक महेश जीना जो कि दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं, उनको बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में उतार सकती है। और जो 6 नामों की सूची उत्तराखंड बीजेपी ने बीजेपी हाईकमान को सौंपी है, उसमें महेश जीना का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। इसके अलावा जो दिनेश मेहरा है, जो कि जो दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं, डॉक्टर यशपाल रावत है, गिरीश कोटनाला है, प्रताप रावत है और राधा रमन है। तो इन 6 नामों की सूची बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में ये नाम तय हुए थे और इसमें सबसे प्रमुख दावेदार के तौर पर महेश जीना का नाम सामने निकल करके आ रहा है, जो कि दिवंगत विधायक के भाई हैं। और एक कहीं ना कहीं जो इमोशनल कार्ड है वो भी भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में खेलना चाहेगी। और चूंकि जब तक सुरेंद्र सिंह जीना जीवित थे तो उनकी काफी अच्छी जो सकारात्मक छवि अपने क्षेत्र में रहती थी, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा पार्टी को मिलेगा। और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीते जी जो विकास कार्य करे हैं, वो सारी चीजें, ये सारे फैक्टर बता रहे हैं कि महेश जीना का जो दावेदारी है वो काफी प्रमुख है। अभी 6 नामों की सूची अर्चना बीजेपी हाईकमान को सौंप गई है। संभवतः आज या कल तक ये नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर कर देगी, लेकिन महेश जीना का नाम सबसे सर्वोपरि माना जा रहा है। ठीक है अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको देते चले, बताते चले। सबसे पहले कुमाऊं के 3 जिलों का दौरा करेंगे मदन कौशिक, लगातार दौरे किए जा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी के बाद अब कहीं ना कहीं तमाम जिलों में पहुंचकर मदन कौशिक नजर बनाए हुए हैं। 22 मार्च से 24 मार्च तक पंचायत बागेश्वर और पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे मदन कौशिक और 30 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिलों में दौरा पूरा करेंगे मदन कौशिक। ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं, कहां किस किस जिले में मदन कौशिक पहुंचेंगे उसको लेकर जानकारी आपको दे रखे हैं। बताते चले संगठनात्मक दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है और लगातार दौरे किए जाएंगे। तारीख तय हो चुकी है। सबसे पहले कुमाऊं के 3 जिलों का दौरा किया जाएगा, कुमाऊं के 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मदन कौशिक और उसके बाद 22 मार्च से 24 मार्च तक तमाम दूसरे जिलों में दौरे किए जाएंगे। लगातार उसको लेकर अपडेट आपको दे रखे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब मदन कौशिक आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है और कई सारी चुनौतियां अब यहां पर रहेंगी। जो मदन कौशिक है उनको भी नई जिम्मेदारी मिली है, उसको देखते हुए लगातार कार्य किया जा रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं, अब 4 साल में चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता चंद्रमोहन सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, लगातार चुनाव को लेकर तैयारियां, मदन कौशिक अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए दौरे पर हैं, कहां किस किस जिले में पहुंचेंगे? अर्चना देखिए, कल से बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अपना पहला संगठनात्मक दौरा करेंगे। कल से उसकी शुरुआत है और सबसे पहले वो 3 दिवसीय दौरा कर रहे हैं कुमाऊं मंडल के 3 जिलों का। सबसे पहले वो चंपावत में जाएंगे, बागेश्वर और फिर पिथौरागढ़। ये तीनों जिलों में वो सबसे पहले अपना संगठनात्मक दौरा करेंगे और ये तीनों ही जिले जो हैं वो कुमाऊं से है। तो कहा यह जा रहा है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री भी गढ़वाल से हो गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी गढ़वाल से हो गए हैं, तो जो क्षेत्रीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं प्रभावित इससे जरूर हुआ है। पिछले जो प्रदेश अध्यक्ष थे बंशीधर भगत, वो कुमाऊं मंडल से थे और मुख्यमंत्री गढ़वाल मंडल से थे, लेकिन अब दोनों जो प्रमुख हैं, सरकार और संगठन के जो कप्तान हैं, दोनों वो गढ़वाल मंडल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उन्होंने संगठन को कुमाऊं में एक बार जो है भरोसा जताने के लिए, एक बार खड़ा करने के लिए वो सबसे पहले प्राथमिकता कुमाऊं मंडल को दे रहे हैं, ताकि कुमाऊं मंडल के लोग, कुमाऊं मंडल के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो
नाराज ना हो, उनको प्राथमिकता मदन कौशिक दे रहे हैं। और 3 दिवसीय उनका दौरा कल से शुरू होकर 24 मार्च तक रहेगा, जिसमें वो 3 जिलों का दौरा करेंगे और तमाम जो बैठकें हैं वो की जाएंगी। और साथ ही उनका अभिनंदन भी, क्योंकि नए अध्यक्ष हैं तो निश्चित तौर पर जो कुमाऊं मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नए अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। और फिर जिस तरह की स्थिति वहाँ देखने को मिलेगी, जिस तरह से उनका स्वागत होगा या अन्य कुछ तस्वीरें सामने आएंगी, उससे पता चलेगा कि कुमाऊं मंडल के लोग कितने खुश हैं, कुमाऊं मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारी, कुमाऊं मंडल का संगठन किस तरह से अपने नए अध्यक्ष को देख रहा है। तो बड़ी चुनौती मदन कौशिक के सामने है। 30 अप्रैल तक वो अपने सभी प्रदेश में जितने 13 जिले हैं सभी का दौरा करेंगे और कल से इसकी शुरुआत हो रही है। तो एक चुनौती कहीं ना कहीं मदन कौशिक के सामने जरूर रहेगी। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के बीच का जो जातीय संतुलन माफ करेगा क्षेत्रीय संतुलन है, उसको किस तरह से साधने में मदन कौशिक कामयाब होंगे। अगर कोई कुमाऊं मंडल से नाराज होता है, हालांकि ये निश्चित है कि नाराजगी जरूर देखने को मिलेगी। जिस दिन ये नाम का ऐलान हुआ था उसी दिन से कुमाऊं मंडल के जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी है वो नाराज दिखाई दिए थे, खुलेआम वो मीडिया से भी बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं चुनौती जरूर होगी अपने पहले संगठनात्मक दौरे के दौरान ही मदन कौशिक के सामने कि अगर किसी ने वहां पे बगावत किया, इस तरह की कोई स्थिति देखने को मिली तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए मदन कौशिक जाने जाते हैं और देखने वाली बात होगी कि वो किस तरह से जो ये जातीय क्षेत्रीय संतुलन का जो यहाँ पे प्रभाव होता है उत्तराखंड में, उसको किस तरह से शांत करेंगे और कुमाऊं को भी गढ़वाल के साथ लेकर वो आगे बढ़ेंगे। तो बड़ी चुनौती है उनके सामने। और बिल्कुल चंद्रमोहन, ये बड़ी चुनौती होगी एक नई जिम्मेदारी के साथ जनता के बीच में जाना और कैसे उस चीज को बैलेंस करना है, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती मदन कौशिक के लिए होगी। ठीक है चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने की पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से मुलाकात। ये एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात हुई है। इस दौरान सितारगंज से बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा भी उनके साथ मौजूद रहे। बताते चले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मुलाकात के लिए पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से मुलाकात की गई। इस दौरान सितारगंज के बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा भी उनके साथ मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और मुलाकात की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे और उन्हीं के आवास पर ये मुलाकात हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात की गई। हालांकि इस मुलाकात के दौरान सितारगंज से विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। ये जानकारी लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। विधायक सौरभ बहुगुणा मुलाकात के दौरान उनके साथ मौजूद थे। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें मुलाकात के दौरान की हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार भ्रमण के दौरान साधु संतों से भी मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। कुंभ आयोजन पर साधु संतों से उन्होंने विस्तार से चर्चा की और उनके सुझाव भी लिए। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र से जारी कोरोना गाइडलाइंस के अलावा कोई भी पाबंदी कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर लागू नहीं होगी। देश और दुनिया के श्रद्धालु हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में बगैर किसी अनावश्यक रोक टोक के आ जा सकते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार कुंभ को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने हरिद्वार महाकुंभ मेले को पूर्ण स्वरूप और दिव्य भव्य कुंभ आयोजित कराने की बात कही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने हरिद्वार भ्रमण के दौरान बैरागी कैंप में बैरागी अखाड़े के साधु संतों से भी मुलाकात की, बातचीत की। तो वहीं हरिद्वार महाकुंभ 2021 के तहत मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने करीब 120 करोड़ की लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कुंभ पूरे विश्व की धरोहर है
और ये 12 साल में एक बार आता है। ऐसे में कुंभ को लेकर लोगों में उत्साह तो जरूर था, लेकिन कोविड-19 को लेकर असमंजस की स्थितियां बनी हुई थी। इससे यहाँ का व्यापारी वर्ग से लेकर आमजन में चिंताएं देखने को मिल रही थी। इसी चिंता को देखते हुए हमारी सरकार ने कुंभ में आने जाने की अनावश्यक रोक टोक को खत्म कर दिया, लेकिन भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइंस को हर हाल में पूरा करना होगा। ये बता दें, इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन कौशिक, राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक आदेश चौहान, सुरेश राठौर, आयुक्त गढ़वाल मंडल रविनाथ रमन समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। हरिद्वार में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुंभ मेले के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इसके बाद मेला नियंत्रण भवन में मेला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ भी विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों के क्रम में की गई व्यवस्थाओं के प्रति संतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी कुंभ मेले के शाही स्नान पर्वों के सकुशल संपन्न कराने में सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें। उन्होंने इसके लिए आपसी समन्वय और समयबद्धता के साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिए कि जो कार्य अंतिम चरण में है उनको जल्द पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने शहर के आंतरिक मार्गों के निर्माण में भी और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने डाम कोठी के निर्माण कार्य में भी तेजी लाए जाने के साथ ही कुंभ क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने मेला नियंत्रण भवन स्थित कमांड एंड कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। ये बता दें कि बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। चलिए, खबर देहरादून से है। दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जॉलीग्रांट के स्वामीराम हिमालयन मेडिकल कॉलेज में भर्ती बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहनलाल बौंटियाल से मिलकर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बौंटियाल का हालचाल जाना और उनके जल्द अच्छे स्वस्थ होने की कामना की। बौंटियाल की काफी समय से तबीयत खराब है और उनका इलाज जॉलीग्रांट में चल रहा है। बौंटियाल ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को नई जिम्मेदारी की बधाई भी दी। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने सीएमआई अस्पताल में जाकर कोरोना वायरस टीके की डोज लगवाई है। उत्तराखंड में तेजी से टीकाकरण का अभियान जारी है। सीएमआई अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. जैन, डॉक्टर महेश कुलियाल और सीएमएस डॉक्टर अजीत गोराल की देखरेख में कोरोना वायरस टीके की डोज लगवाई गई। सतपाल महाराज और उनकी पत्नी अमृता रावत को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। दूसरी डोज उन्हें 28 दिन बाद दी जाएगी। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण का आगाज करते हुए इस महीने की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एम्स पहुंचकर टीका लगवाया था। तो वहीं चमोली जिले के अंतर्गत नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को डेढ़ लेन चौड़ीकरण किए जाने की मांग को लेकर बीते 100 दिनों से चल रहे आंदोलन की आग अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। सड़क को डेढ़ लेन चौड़ीकरण किए जाने की मांग को लेकर हो रहे इस आंदोलन से जुड़े घाट क्षेत्र के लोगों ने दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों का ये कहना है कि शासन में बैठे कुछ अधिकारी पहाड़ विरोधी कार्य कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का ये भी आरोप है कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु नंदप्रयाग घाट सड़क चौड़ीकरण की मांग का विरोध पहले से ही करते आ रहे हैं। वो इस सड़क पर 3000 गाड़ियां प्रतिदिन न चलने का हवाला देते हुए सरकारों को मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। गया था ये अपना पूरा उत्तराखंड, मतलब जो न्यू ईयर था ना, अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उत्तराखंड की भाजपा सरकार के 4 साल पूरे हो गए। इन 4 सालों के सरकार के कामकाज को लेकर हिंदी खबर के संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर हरिद्वार देहात के लोगों से बातचीत की तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ लोग कहते हैं कि 4 साल में कोई खास कामकाज नहीं हुए, कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ महंगाई बढ़ी है और कुछ नहीं हुआ। इस रिपोर्ट में सुनिए। सरकार के 4 साल बीत गए हैं, कैसा रहा 4 साल का कामकाज और
हरिद्वार देहात की जनता क्या सोचती है सरकार के इन 4 साल को लेकर के। बात करेंगे मौजूदा लक्सर में कुछ लोग यहाँ मौजूद बात करेंगे। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अनिल त्यागी है। अनिल भाई, 4 साल का वक्त बीत गया है सरकार का, किस तरह देखते हैं आप इस कार्यकाल को? सरकार का जो 4 साल का कार्यकाल है, आप इसी बात से समझ जाएंगे कि 4 साल के बाद उन्हीं के विधायकों ने विद्रोह करके मुख्यमंत्री बदलवाया है। तो जब उनके विधायक संतुष्ट नहीं थे तो काम तो कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात, पूरे 4 साल यहाँ 2 भाजपा के नेताओं की गुटबाजी है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की और त्रिवेंद्र सिंह रावत की। इनकी गुटबाजी में कोई सेंटर से कोई काम स्वीकृत हो गया है तो इन्होंने स्टेट वालों ने नहीं किया, स्टेट वालों ने किया तो उन्होंने रुकवा दिया। कोई काम 4 साल में किया नहीं। यही वजह है कि सीएम को चेंज करना पड़ा है। आपने सुना, ये तो सीधे थे कह रहे कि गुटबाजी के चलते सरकार का कामकाज अच्छा नहीं रहा। आपका नाम क्या है? बिट्टू धीमान। आप क्या काम करते हैं? मेरा वर्कशॉप है। 4 साल के कार्यकाल को लेकर के क्या कहेंगे, कैसे सोच है? हमारी सोच ये है, 4 साल में कारोबार पे जितना असर पड़ा है वो तो पड़ा ही है उत्तराखंड में, लेकिन एक सड़क को लेके मेरा ये मानना है कि सड़क को लेके मतलब इतनी बुरी स्थिति थी कि रुड़की में जो बंदा हफ्ते में 4 बार जाता था वो अब 60 साल में 4 ही दिन गया है। यानी कि कामकाज कुछ नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है? बाबूराम जी। बाबूराम जी, आप सरकारी कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? इस तरह बीच में लॉकडाउन भी रहा। 4 साल से हमें कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ और बीच में लॉकडाउन भी रहा। हम तो मजदूर हैं, हम लोगों को इसमें कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे हैं हम तो मजदूर हैं, मजदूरों को कोई खास फायदा नहीं हुआ है और भी लोग इधर से आ रहे हैं। आपका नाम है? राजवीर सिंह। आप क्या काम करते हैं? LIC में। तो 4 साल के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? काम सही हुआ है जी? काम सही हुआ सरकार का, तो सरकार सही चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि कामकाज सही हुए हैं 4 साल ठीक बीत के। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे। इस तरह का आजकल चल रहा है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सरकार के 4 साल के कामकाज बीत गए हैं, अब मुख्यमंत्री चेंज हो गए, किस तरह देखते हैं आप? क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे? मैडम आप बताओ कैसा लगा इस 4 साल में? ये कुछ नहीं कह पाए हैं तीनों लोग, इन्हें जानकारी भी नहीं है किस तरह से। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या सर? डॉक्टर मोनू। किस तरह से 4 साल बीत गए हैं सरकार के, इसमें कैसा रहा है कार्यकाल? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आपकी क्या टिप्पणी है? कार्यकाल तो है सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ 2-3-4 साल से, जैसे पहले महंगाई नहीं थी, अब जैसे धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। उस चीज़ को देखते हुए हर चीज़ पेट्रोल पे भी डीजल पे भी बहुत महंगाई होने लगी है। उस वजह से यानी कि महंगाई बढ़ी है। ये कह रहे हैं 4 साल में महंगाई बढ़ी है, कोई खास काम नहीं। यहाँ और भी लोग मौजूद है। आपका नाम क्या है जी? विकास भाई। आप कहाँ से आ रहे हैं? गाँव से आ रहे हैं। 4 साल बीत गए हैं सरकार के कामकाज के, कैसे रहे? 4 साल बिल्कुल खराब रहे हैं। आम जनता पर इसका बहुत असर है। आम जनता इस महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। 4 साल बीत गए हैं, ये भी संतुष्ट नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। 4 सालों को लेकर के जो बीता है समय, 4 साल से क्या कहेंगे आप? समय सही नहीं बीतता जी, किसानों के लिए जहर खाने के बराबर है। किसानों के लिए जहर खाने के बराबर है समय। तो कह रहे हैं कि समय सही नहीं रहा और अधिकांश लोगों ने ये टिप्पणी की है कि कोई खास लोगों को लाभ नहीं हुआ। आने वाले दिनों में लोगों को उम्मीद है अब कहीं ना कहीं कामकाज भी बढ़ेगा और सरकार अच्छा काम करेगी और उनके दिन भी बहु रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से लोगों की उम्मीद पूरी हो पाएंगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। तो वहीं शनिवार की देर शाम को मसूरी हाथीपांव देहरादून मार्ग में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। कार अनकंट्रोल होकर सड़क किनारे पेड़ से जा अटकी, जिससे वहां पर खाई में गिरने से वो बच गई। कार में सवार एक युवक और एक युवती मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनको पुलिस की मदद से 108 एम्बुलेंस से पास के अस्पताल में भेज दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि पंजाब से मसूरी घूमने आए एक युवक और युवती की कार हाथीपांव मार्ग पर अनकंट्रोल हो गई थी, जिसकी सूचना पर पहुंचते ही पुलिस ने दोनों युवक और युवती को कार से निकालकर 108 की मदद से प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। मानने पड़ेगी बात। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों को पढ़ने के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट करें। नमस्कार।